तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो अभी आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज लेक्चर नंबर 12 पे आ चुके हैं हम लोग। तो पिछले लेक्चर में हमने रिलेटिव का जो भी बैकएंड का पार्ट है, मतलब कि बैकएंड में क्या रिलेटिव जितने भी सवाल है बैकएंड में आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। फ्रंट एंड यानी कि जो सामने वाले पार्ट है उस वो क्वेश्चन को प्रोफाइलिंग को समझ के उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उतना हमने कवर कर लिया था। तो आज लेक्चर नंबर 12 पे मूव करेंगे। तो आज मतलब बेसिकली हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली। तो फर्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे आज, सबसे पहली चीज जो आएगी वो डायरेक्शंस प्रॉब्लम आएगी। डायरेक्शंस प्रॉब्लम है कि आपने मेंस के पैकिंग में देखा होगा कि कई बार ना हमें डायरेक्शन गिवन होती है, लाइक विंड फ्लो कर रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, विंड फ्लो कर रही है 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कोई पर्सन चल रहा है 45 नॉर्थ वेस्ट करके बोल देगा, तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब है बाई डिफॉल्ट 55 डिग्री। 55 डिग्री कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट के क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि उन उन क्वेश्चंस को प्रोफाइलिंग में कैसे कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग करेंगे मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम। ये वही बात था जो मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा एक था, मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपके पास दो लोग होंगे ना, कभी भी दो ट्रेन होगी, दो पीपल होगा, दो बर्ड्स होंगे, दो स्विमर होंगे, ऐसे कुछ भी हो सकता है। दो गेंद हो सकती है, बॉल प्रोजेक्टाइल में भी ये चीज आ सकती है मिनिमम डिस्टेंस की। एनीथिंग हो सकता है। दो रिलेटिव के बीच में मिनिमम डिस्टेंस मतलब कि जब उनका मोशन हो रहा होगा, तो जैसे कि अगर दो एरोप्लेन मूव कर रहे हैं ना, तो उनके बीच डिस्टेंस कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम डिस्टेंस की बात की जाती है, कम से कम मिनिमम डिस्टेंस से कितने दूर तक आएंगे। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस वहां पे पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें भी डिस्कस करेंगे कि इसका एक तरीका कैसे क्वेश्चन को टैकल करने का। थर्ड हम लोग रिलेटिव प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में क्या क्या है, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में आता आएगा, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल इसमें आएगा कि आपने देखा होगा कई बार जेई मेंस में, और अगर सब्जेक्टिव वाले को पेपर उठवा के देखेंगे मेंस एडवांस के, तो आपको दिखेगा कि कई बार प्रोजेक्टाइल दो प्रोजेक्टाइल फायर करवाते हैं, पूछते हैं कब कोलाइड करेंगे। मतलब प्रोजेक्टाइल भी कोलाइड कर सकते हैं ना आपस में, और कहाँ पे कोलाइड करेंगे, कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे। वहां पे भी आप मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी दो प्रोजेक्टाइल के बीच में, तो हर जगह निकाल सकते हैं। बट ये जो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल है आपका कोलिजन पे बेस्ड एक्चुअली होगी। दो प्रोजेक्टाइल के बीच कोलिजन कब होगा, कितने टाइम पे होगा, होगा कि नहीं होगा, इन सब क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले फ्रेम पे हम लोग आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन प्रॉब्लम। तो हम लोग डायरेक्शन प्रॉब्लम को लेते हैं अभी। डायरेक्शन प्रॉब्लम का क्या ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, जस्ट सिंपल कि पहले को पता होना चाहिए कि एक सेकेंड, डायरेक्शंस आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए ना। पहला पार्ट तो डायरेक्शन ही है, इससे डायरेक्शन को ही। तो अगर मैं यहाँ पे नेमिंग कर दूं, इट इज दिस इज द ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। आई थिंक इतना सब लोग को पता होगा। अगर कभी भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप लोग ऐसे मतलब इसको देख सकते हैं सिंपल। अगर आपका जिधर फेस है ना उधर ईस्ट रहेगा, तो बैक क्या होगा, वेस्ट। अगर हिंदी में बोले तो पूरब और पश्चिम। और राइट हैंड आपका क्या होता है, दाहिना हाथ, जिसको हिंदी में दाहिना बोलते हैं, और इंग्लिश में साउथ। ठीक है, तो जहां पे आप खड़े हैं, नीचे आप यहाँ पे खड़े हैं इसके सेंटर पे, अगर आप फेस इधर है, सामने ईस्ट हो गया, बैक की तरफ हो जाएगा, पीछे साइड हो जाएगा वेस्ट। लेफ्ट हैंड आपका नॉर्थ होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड आपका नॉर्थ होता है, राइट आपका जो दाहिना हाथ है दक्षिण साउथ, उसको क्या बोलते हैं, साउथ। ये बेसिक आपको ये डायरेक्शन पता होना चाहिए बस। अभी तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसको फ्रेम करते हैं। देखिए क्वेश्चंस लेट से मतलब क्वेश्चंस इससे बेस्ड है ना, इसे लैंग्वेज यूज हो जो मैं भरने वाला हूँ। तो अगर लैंग्वेज को लाइक डिकोड नहीं कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व किसी गलत नहीं कर पाएंगे। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तो या नाउ आई थिंक ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि डायरेक्शंस जो है आपके लिए, एक सेकंड आई थिंक, या सो डायरेक्शंस के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि डायरेक्शंस हमें गिवन रहती है, उसको इनकोड करना पड़ता है कि वेक्टर फॉर्म में, फिर वो कार्टेशियन प्लेन में कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ कैसे लाई करेगा, कितने एंगल पे। तो अगर आप इसको एक एनालॉजी से समझे, तो एक के पास एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, एंड ये माइनस ऑफ वाई एक्सिस है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ क्वेश्चंस
आपके लाइक आपको समझ आ जाए कि कैसे हमें क्वेश्चंस को इनपुट करना है, ठीक है। लेट्स से अगर आपको कई बार क्वेश्चन में बोलेगा एग्जांपल नंबर 1 में कि मान लीजिए वो बोलता है कि 53 डिग्री ऑफ 53 डिग्री या फिर ऐसा ईस्ट ऑफ वेस्ट समझ लीजिए, 53 डिग्री ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, लेट से समझ लीजिए। तो बताइए अब इस वेक्टर को आप कहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं, इसको कहाँ पे पाते हैं। तो एक बार इसको ट्राई करिए, नहीं करते मैं फिर बताता हूँ इसको कैसे करना है। आजकल आपने कर लिया होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका है, पहले आप एंगल देखिए, एंगल कितना बोला है 53 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद अंग्रेजी का कमाल है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, उसका कमाल है, अगर आपको समझ आता है तो काम हो जाएगा। ईस्ट और नॉर्थ, किसका नॉर्थ, ईस्ट, किसका नॉर्थ, ईस्ट। तो अगर मैं ईस्ट पे बैठ जाऊं, अगर मैं ईस्ट पे बैठ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ का क्या होना चाहिए, ईस्ट। अगर मैं लेट से यहाँ पे नॉर्थ पे आऊं और इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, अगर मैं नॉर्थ पे आऊंगा तो नॉर्थ का ईस्ट किस तरफ है, मैं नॉर्थ के तो एक्सिस पे आ गया, प्लस वाई एक्सिस पे। अब नॉर्थ से दो चीजें रिलेटेड है, आइदर वेस्ट और ईस्ट। अगर 53 डिग्री बोल रहा है नॉर्थ से, तो मैं तो नॉर्थ से ही एंगल लूंगा, बट किधर, ईस्ट की तरफ जाऊंगा ना, क्योंकि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, किसका नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ का, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल रहा है ना, यानी कि नॉर्थ से 50 डिग्री इधर भी और इधर भी, लेकिन 53 डिग्री किसके, ईस्ट की तरफ। जो मेरा वेक्टर है कुछ इधर पॉइंट आउट होगा कि यहाँ पे 53 डिग्री आ जाए। आई थिंक आपको ये चीज समझ आई होगी मैंने कैसे किया, ठीक है। तो थोड़ा इन सबको हटा के अच्छे से कर देते हैं, काफी रफ डायग्राम हो गया। तो अगर हम इस वेक्टर को फाइंड आउट करें, तो इस फर्स्ट वेक्टर का एग्जांपल जो होगा आपके पास कुछ यहाँ पे होगा 53 डिग्री, ये क्या है, ये है 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब आपको और एक मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से एग्जांपल नंबर 2, लेट्स से बोलता है, सिंपल बोलता है 52 न्यूटन फोर्स में लगा रहा हूँ, मान लीजिए 42 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, ये न्यूटन है, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, ऐसे एन डब्ल्यू, ठीक है, हाँ ऐसे कर सकता हूँ, एन डब्ल्यू। एन डब्ल्यू का क्या मतलब बताइए, इसका मतलब है नॉर्थ और इसका मतलब है वेस्ट। अगर आपको एंगल ना बताए तो यहाँ पे क्या दोनों को इक्वल लाइक प्रायोरिटी दी गई है। अगर मैं एंगल बता दूं तो प्रायोरिटी इक्वल नहीं है, 53 डिग्री ना, जो इक्वल प्रायोरिटी 90 डिग्री का इक्वल प्रायोरिटी क्या, 55 बट अगर मैं एंगल बता दूं 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 53 डिग्री, ठीक है। बट अगर मैं एंगल बताऊं ही ना, तो सिंपल अगर मैं नॉर्थ वेस्ट बोलूं, मैंने दोनों को इक्वल प्रायोरिटी दी है, तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, बट एंगल तो दे नहीं रखा, तो एंगल नहीं दे रखा, दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इक्वल प्रायोरिटी इन द सेंस 45 डिग्री, इक्वल प्रायोरिटी इन द सेंस 45 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। और इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो 52 न्यूटन दे रखा है, बट अभी मैं आपको मैग्नीट्यूड नहीं बता, मैं आपको डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ, इसका तो क्वेश्चन करेगा तो क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, डायरेक्शंस कैसे पता करते हैं, कौन सा वेक्टर कहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि अगर ये आएगा तभी हम लोग इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, देन हम वेक्टर एडिशन जो भी है वो लगा पाएंगे। तो अगर मैं लिखूं इसको नोट में, आप यहाँ पे नोट लिख भी सकते हैं, 40 डिग्री north of west is equivalent to north of west similarly for all, similarly for all, है ना। अगर लेट से वो डब्ल्यू एस बोल दे, मतलब वेस्ट साउथ, तो 45 डिग्री यहाँ से हो जाएगा, साउथ ईस्ट बोल दे तो 45 डिग्री यहाँ से, नॉर्थ ईस्ट बोल दे 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में। एंगल समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन कर ही लीजिए अभी, एक और क्वेश्चन दे ही देते हैं, आई थिंक इसको आप खुद से ट्राई कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 से आप 37 डिग्री 37 डिग्री आप ले लीजिए वेस्ट ऑफ साउथ, इसको पॉइंट आउट करिए, देखिए कहाँ आ रहा है ये 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अभी अगर आपको ऐसा नहीं समझ क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इस पे बिल्कुल मुझे क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो इसलिए भी इसको करने की कोशिश करिए कि आपसे हो पाता है कि नहीं। 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, बस अब ये देखिए यहाँ पे एंगल दिया है, इक्वल प्रायोरिटी नहीं है, 37 डिग्री तो है, कहाँ से देखते हैं, इंग्लिश में बोला है वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ का वेस्ट, मतलब कि जो पीछे है ना, यहाँ से लोग अपना प्रेफरेंस स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें देखिए कहाँ से प्रेफरेंस स्टार्ट किए थे, नॉर्थ से, मतलब स्टार्ट देन सीधे इंड पे चले जाइए, देन मिडिल पे, यहाँ पे स्टार्ट इंड देन मिडिल,
तो हम 37 डिग्री लेंगे, कहाँ से लेंगे? साउथ से। तो साउथ वाली एक्सिस पकड़िए, यह है साउथ वाली एक्सिस। अब यहाँ पे 37 डिग्री दो जगह पे आ सकती है, इधर भी 37 डिग्री हो सकता है, इधर भी 37 डिग्री हो सकता है। बट क्या बोला था? वेस्ट की तरफ, साउथ का वेस्ट। साउथ तो यहाँ पे है, साउथ का वेस्ट हो, हमारा वेस्ट हो, आपका वेस्ट हो, किसी का भी वेस्ट हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वही होगा जो डायरेक्शन होती है। तो ये कहने का तरीका, वेस्ट तो इसका वही होगा ना जो वेस्ट एक्चुअल में है। तो साउथ का वेस्ट मतलब कि यहां से इस तरफ आना है, वेस्ट की तरफ जाना है, कितने डिग्री? 37 डिग्री। ये हो जाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, पॉइंट आउट करना है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल नंबर 3 बोल दिया मैंने यहाँ पे। हाँ, ये एग्जाम्पल्स हो गए। तो अभी लेट्स से अगर आप एक क्वेश्चन करना चाहें, अगर एक क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेट्स से क्वेश्चन, क्वेश्चन में, ठीक है, लेट्स से मेरे पास क्वाड्रेंट बना देता हूँ पहले। और इस बार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैं नहीं दूंगा, ठीक है, आप ये खुद से बनाइए, मैं जब सॉल्व करूंगा तभी बताऊंगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे है। मान लीजिए कि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि एंगल्स क्या लूं, ठीक है, आसानी देता हूँ। लेट्स से 2√2 न्यूटन फोर्स अप्लाइड इन दी on the body on the body with northwest direction, और ठीक है, एंड लेट्स से 10 cos 37 ये सब, ठीक है, तो 10 ले लीजिए। 10 न्यूटन अप्लाइड इन दी 37 डिग्री, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ ले लीजिए, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैंने बस लैंग्वेज लिख दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन मेंस पे आते भी नहीं है, ऐसा समझ लीजिए, बस प्रैक्टिस के लिए है। ढंग के क्वेश्चन मतलब बेसिक लैंग्वेज को बेस्ड करके वो अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं, बट आपका जो इन तरीका है ना कि इस क्वेश्चन को आप लाइक इस पार्टीशन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो काम आने आती है बस उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। देखिए क्या बोला है, 2√2 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन मार्क करेंगे, क्योंकि हमें इसी पे बेस्ड पे कार्टेशियन प्लेट पे हमें इसको करना है, पूरा प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। 2√2 न्यूटन बोला है फोर्स अप्लाइड ऑन द नॉर्थ वेस्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया नॉर्थ वेस्ट का क्या मतलब है। यहाँ पे एक्सिस होगी, यहाँ पे एक्सिस होगी 45 डिग्री पे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2√2 न्यूटन का है, और ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। दूसरा देखिए, डायरेक्शन एंड 10 न्यूटन फर्दर अप्लाइड किया गया है इस 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको कैसे मैंने बता समझने के 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ के लिए कि स्टार्ट करिए, इंड पे जाइए, ये एक्सिस पकड़ लीजिए। तो 37 डिग्री कहां से लेना है? नॉर्थ से। तो नॉर्थ वाले एक्सिस मैंने पकड़ लिया, यहाँ से 37 डिग्री दो तरफ होगा, आइदर इधर हियर और हियर, बट यहाँ से वेस्ट की तरफ आना है, तो वेस्ट किधर? इस तरफ। तो यहाँ से 37 डिग्री थी, 37 डिग्री कुछ यहाँ पे हो जाएगा, ये 37 डिग्री, ये वाला एंगल 37 डिग्री। और एंगल कितना बोल रहा है, मैग्नीट्यूड कितना बोल रहा है? 10 न्यूटन। तो अगर मुझे इसका क्या करना है, अभी मुझे इस बॉडी पे, यहाँ पे लेट्स से बॉडी है मेरे पास, ऑब्जेक्ट है कोई, अगर इस ऑब्जेक्ट मुझे रिजल्टेंट फोर्स बताना है तो क्या करूंगा, वेक्टर एडिशन लगा दो सिंपली अभी। तो आप रिजल्टेंट करके इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंपल वेक्टर फॉर्म लगा लीजिए, दोनों तरीके से हुए। मैं आपको ऐसे डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन पूरा करवा रहा हूँ, तो वही आ रहा है वीडियो में। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ, 2√2 को रिजॉल्व कर लूँ पहले, तो 45 डिग्री, इधर एक कंपोनेंट आएगा 2√2 cos 45, इधर 2 यूनिट आएगा, और 2√2 sin 45, इधर भी 2 यूनिट आएगा। आई कैप जे कैप में तोड़ लिया मैंने, अरे ईस्ट वेस्ट बोल लीजिए, फिर इसको आई कैप एक्स वाई बोल लीजिए, है ना, बात तो वही है। इसको ईस्ट बोल देता हूँ, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। अब 10 न्यूटन का 37 डिग्री,
तो अगेन से रिजॉल्व कर लूं तो 37 डिग्री इस तरफ कितना आएगा 37 10 का साइन 37, तो 10 का साइन 37 कितना आ जाएगा 3/5, और इधर कितना आएगा, इधर आएगा 10 का कॉस 37, कॉस 37 हो जाएगा 4/5, बस 4/5 हो जाएगा। तो बस अगर मैं नेट अगर आपको रिजल्ट दिखाऊं, इस तरफ नेट फोर्स कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 का 10 4 जा 8, और 8 + 2 10 न्यूटन इधर आ गया, और इस तरफ कितना है माइनस आई आई टेप की तरफ, यह आ जाएगा 5 जा 10 3 2 जा 6 + 2 8, तो 8 न्यूटन आ जाएगा इधर। रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे आएगा, रिजल्टेंट फोर्स दोनों का रिजल्ट आएगा कैसा, अलग आप फोर्स के फॉर्म में बताना चाहे, अगर कार्टेशियन में बताना चाहते हैं तो -8 i कैप प्लस 10 j कैप, ठीक है, ऐसे बता सकते हैं। अगर आपको उसी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में बताना है तो फिर कैसे बताएंगे, तो अभी आपके लिए सवाल है, आप बताइए इसको कैसे बताएंगे। आप इसको दोनों एंगल बता सकते हैं, मैं आपको दोनों एंगल से बताता हूँ। लेट से अगर अभी मैं इसको नेमिंग कर दूं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं फोर्स का। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा √ऑफ 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये आ जाएगा आपके पास 164, ठीक है, 164 आ गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब अगर मैं यहां से एंगल पूछूं, एंगल डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे बताऊंगा, तो यहाँ पे वाला एंगल निकालू टेन थीटा, तो टेन थीटा लेट से मैं इसको थीटा बोलता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर के लिए कितना है 8 डिवाइड बाई बेस है 10, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 8/10, मैं इसको 2 4 जा 10 2 5 जा कितना आ जाएगा 2 4 जा 10 और 2 5 जा 2 4 जा 2 5 जा 10 आ जाएगा 4/5। तो 4/5 ये कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, इसको ऐसे ही बोल दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप थीटा के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में बताना चाहते हैं कैसे बताएंगे, रिजल्टेंट फोर्स 164 न्यूटन अप्लाइड ऑन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में, इसको क्या बोलूंगा नॉर्थ डायरेक्शन ले रहा हूं ना, तो यहाँ पे पहले थीटा मेंशन करेंगे, थीटा देन नॉर्थ ऑफ किसके डायरेक्शन में, वेस्ट की तरफ जा रहा है ना यहाँ पे, वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट, ऐसे भी आप वेक्टर को बोल सकते हैं। और इसी सेम वेक्टर को आप दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी बोल सकते हैं। अगर आप वेस्ट को रेफरेंस मान ले तो यहाँ से एंगल क्या हो जाएगा अल्फा, आप यहाँ से अल्फा निकाल के आप अल्फा की इसको बता सकते हैं। अगर मैं अल्फा निकालू तो 10 ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर बेस आ जाएगा, परपेंडिकुलर 10 है बेस 8 है, तो इसके लिए आ जाएगा 2 5 जा 10 2 4 जा 8, तो अगर यहाँ से अल्फा निकालू तो 10 इनवर्स ऑफ 5/4, ये भी कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, इसको ऐसे रहने दीजिए, क्वेश्चन आएंगे तो स्टैंडर्ड एंगल पे आएंगे। मैं जो नंबर से ऐसे ही ले रहा हूँ रेंडमली, तो इसमें स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं बन रहे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर इसी सेम चीज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो बोलूंगा कि √164 न्यूटन का फोर्स है, किस डायरेक्शन में अप्लाइड है, तो इस बार अल्फा ले रहा हूँ, अल्फा कहां से, अब मेरा रेफरेंस क्या हो गया, अल्फा मेरा वेस्ट से है ना, तो वेस्ट अल्फा, तो वेस्ट आएगा लास्ट में, और बीच में क्या है, तो यहाँ पे किस तरफ जाना है, मुझे नॉर्थ की तरफ जाना है ना, अल्फा डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, अल्फा डिग्री मूव कर रहा हूं, रेफरेंस मेरा वेस्ट है, अल्फा यहां से वेस्ट पे आया, वहां से नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ की तरफ घूम गया, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, अल्फा डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट का नॉर्थ, तो वेस्ट का नॉर्थ तो इसी तरफ है ना, ऊपर की तरफ, तो आप इसी सेम वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायरेक्शंस में बेस्ड आपके क्वेश्चन से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है, ज्यादा इसमें टफ नहीं है कुछ, आप रिव्यू करेंगे खुद ही आपको पता चल जाएगा, बस ये बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि हमें मेन बस इतना पता होना चाहिए कि हमें नेमिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, डायरेक्शंस की, किस डायरेक्शन की बात कर रहा है वो। कई कई बार क्या होता है कि डायरेक्शन नहीं पता कर पाते हम ना क्या करते हैं, नॉर्थ ऑफ वेस्ट को वेस्ट ऑफ नॉर्थ समझ लेते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मिस्टेक के कारण आंसर गलत हो जाता है। तो सेकंड कंटेंट क्या था हमारा, मिनिमम डिस्टेंस का प्रॉब्लम करना है, ठीक है। तो अगर मिनिमम डिस्टेंस का प्रॉब्लम करें, तो मैंने पिछली बार आपको एक ओवरव्यू दिया भी था मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम का, कि होता क्या मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम, तो ये इसको करते हैं यहाँ पे, मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम, मैंने आपको पिछली बार बहुत बताया था, अभी फिर से उसको बताता हूँ कि एक्चुअली जब भी कभी भी मिनिमम डिस्टेंस का पूछा जाए तो हमें क्या करना है। सबसे पहले देखिए मिनिमम डिस्टेंस क्या, आपको एक दो चीजें बताता हूँ। अगर आप थोड़ा बहुत 3D में चीजें विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो आप इस बात को समझिएगा, 2D में आपने पढ़ा होगा लाइंस के बारे में, जैसे ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है, और ये लाइंस कैसी है, दोनों लाइन एक दूसरे पे ये कोलिनियर लाइंस है, ठीक है, एक दोनों दूसरे पे आपस में साथ साथ चल रही है। बट 3D में एक और लाइन होती है जो आपको दिख रही है ऐसे,
ये एक्चुअल आपको दिख रही है कि ये कट के जा रही है ना, ये दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग, बट एक्चुअल इंटरसेक्टिंग नहीं, स्क्यू लाइंस है। स्क्यू लाइंस कहने का मतलब है कि लेट्स से आई हैव अ पेन, मेरे पास 2 पेन है। अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल टचिंग इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों आपस में टच कर रहे हैं, इस पॉइंट पे आपको आवाज भी आ रही होगी, साउंड, देखिए टच कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा गैप मेंटेन करूं, आपको वीडियो में जो फोटो दिख रही होगी, आई थिंक इंटरसेक्टिंग लग रहा होगा इस पॉइंट पे, जो मैं इस पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग नहीं, देखिए इतने गैप है यहाँ पे, ये जो मेरे फिंगर का है इतना, ये गैप है यहाँ पे, एक्चुअल इंटरसेक्टिंग नहीं, आपको 2D में दिख रहा होगा तो आपको इंटरसेक्टिंग इस पॉइंट पे लग रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्टिंग नहीं, स्क्यू लाइन्स है ये, इनके बीच क्या है, गैप है। अगर इन दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस की बात करूं, ओके, अगर इन दोनों लाइन की मिनिमम डिस्टेंस की बात करूं, तो लेट्स से अगर लाइन L1 है और लाइन L2 है, इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस 0 है, क्योंकि दोनों इंटरसेक्टिंग है, यहाँ पे कट कर गया ना, टच कर रहा है, इनके बीच कोई दूरी है ही नहीं, इस पॉइंट पे दूरी है, पर मैं मिनिमम की मिनिमम का क्या मतलब, कहीं भी हो सकता है, तो मिनिमम तो मेरा 0 आ गया ना, तो 0 मेरा मिनिमम हो जाएगा। पैरेलल लाइंस के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि हर पॉइंट पे डिस्टेंस इक्वल इक्वल होती है, स्पेसिंग इक्वल होती है, तो इनके बीच जो डिस्टेंस दी होगी मिनिमम डिस्टेंस की, और एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि हर जगह परपेंडिकुलर है, पैरेलल लाइंस है ना, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस डी हो गया, और जो आपके पास टचिंग लाइंस है ना, जो कोइंसिडेंट लाइंस है उनके बीच डिस्टेंस जीरो आएगा, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे हर हर पॉइंट पे ही डिस्टेंस जीरो आ रहा है। बट अगर हम स्क्यू लाइंस की बात करें, लाइक हमने एरोप्लेन देखा होगा, एरोप्लेन फ्लाइटिंग, अगर उसमें अगर हम पाथ देखें तो कई बार एरोप्लेन एक ऐसी जा रही है कि इसके नीचे से जा रही है, तो इनके कोलिजन ना हो पाए, इसलिए जब इनकी पाथ को ट्रेस किया जाता है, तो वहां पे मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है कि शुरू में जब ये फ्लाइट ले रहा है, और जब जिस समय ये भी फ्लाइट ले रहा है, तो ये कहीं हिट ना कर जाए, तो इनके बीच जब हम लोग पाथ ट्रेस करेंगे, रिलेटिव मोशन का ट्रेस करेंगे, तो वहां पे हमें ये पता होना चाहिए कि इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है, मतलब जब ये दोनों के बीच का मैं दूरी निकालना चाहता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि एक्चुअली में ये तो यहाँ है और ये यहाँ पे बहुत दूरी है, पर जैसे से पास आते जाएंगे डिस्टेंस कम होती जाएगी, और यहाँ पे सबसे परपेंडिकुलर कम डिस्टेंस, अब फिर से डिस्टेंस बढ़ने लगी, तो जो सबसे ज्यादा कोलिजन का डर है वो इसी पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे उस डिस्टेंस को थोड़ा, मतलब एक लेवल पे इतना रखते हैं कि कोलिजन पॉसिबल ना हो, है ना, किसी भी केस में, तो इस इन जगह पे इनका यूज होता है। और दूसरा आपके यूज में भी बहुत सारा क्वेश्चंस पे ही आएगा कि कई बार दो बंदे भाग रहे होंगे, है ना, किसी का पाथ ऐसा होगा, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई ऐसा भाग रहा है, तो इसे पूछेगा कि इस रेंज में इनकी मिनिमम डिस्टेंस बताइए, तो मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कि एक्चुअली टचिंग नहीं है, ठीक है, नीचे से जा रही है ये, तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ऑलवेज, जब ये समझ लीजिए मिनिमम डिस्टेंस मीन्स क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, ठीक है। तब जब कभी भी मिनिमम डिस्टेंस पूछेगा तो हम दो पाथ के बीच में क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, वही मिनिमम डिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टचिंग है, तो इनके बीच परपेंडिकुलर कुछ है ही नहीं, टच कर गए, एक ही पॉइंट पर जीरो हो गया। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली लाइन दो, ये लाइन दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो इसकी लेंथ है, वही तो डिस्टेंस दी है, ये वाली लेंथ। और यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे भी नहीं है, बट स्क्यू केस में है, स्क्यू केस में अगर मैं दिखाऊं, स्क्यू केस में कुछ ऐसा है ना, ये वाली लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ परपेंडिकुलर है, अगर आप इसको देखें, तो जो ये वाली लेंथ है बीच में यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं अभी क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इस पे आते हैं, अपने आई थिंक फील ले लिया होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लेट से ले लीजिए कि आपके पास, ठीक है, लेट से कोई ए बंदा है, कोई एप्पल है, जिसके पास स्पीड है, लेट से यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर से वो मूव कर रहा है, किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। दूसरा कोई पर्सन है, ठीक है, दूसरा कोई पर्सन है बी, ठीक है, जो कि लेट से इस डायरेक्शन में 37 डिग्री, 37 डिग्री पे, और लेट से 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, इन दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, तो बहुत लोग बहुत सोचेंगे स्टार्टिंग में मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि मिनिमम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर आप इनिशियल देखें, अगर आप इनिशियली देखें, तो क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं सर, परपेंडिकुलर तो नहीं है, ए के तो परपेंडिकुलर है, बट बी के 37 डिग्री पे, तो ये तो मिनिमम नहीं होने वाला, एक बात तो क्लियर हो गई, तो मिनिमम नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए। तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे आएगा, अब मिनिमम डिस्टेंस करने के लिए, अगर आप
रिलेटिव में देख रहे हैं तब तो आपको आसानी से दिख जाएगा, बट अगर आप ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? ए ऑलरेडी मूव कर रहा है भाई। रिलेटिव वाला लेक्चर याद करिए, मैंने बताया था आपको कितने अच्छे से कि जब कभी हम ग्राउंड फ्रेम में देखते थे एक का मोशन पहले हो रहा है, दूसरे का मोशन एक्सटर्नली हो रहा है। अब ए और बी के बीच जो पाथ है बड़ा अजीब सा आएगा, उसमें आप मिनिमम डिस्टेंस के बारे में मतलब सोच ही नहीं सकते। हो मतलब सोच सकते हैं बट कितना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम, अगर टाइम की बात करें, एग्जाम टाइम में बात करें तो फिर मतलब थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वो। और क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स, अगर मैं अभी को प्रोजेक्टाइल का रिलेटिव मोशन कराऊंगा उसमें मिनिमम डिस्टेंस की बात करूंगा तो मतलब बहुत ही अजीब हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड है, करना ही नहीं है मिनिमम डिस्टेंस वैसे तो मुझे क्या करना चाहिए, रिलेटिव लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिलेटिव में चीजें आसान हो जाती है, एक तो रेस्ट पे हो गया, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा जो भी मोशन कर रहा है मैं सीधे वहां पे स्टडी कर सकता हूँ। बट यहाँ पे मैं खुद ही चल रहा हूँ और ये बंदा खुद चल रहा है, तो जो ग्राउंड से देखेगा उसको क्या कुछ अजीब सा पैटर्न नहीं दिखेगा, कभी ये यहाँ, 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 यहाँ देन यहाँ देन यहाँ। इसमें क्या पता चल रहा है? कभी मिनिमम आया ही नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। बट एक्चुअल में यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है। अगर आप रिलेटिव से देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो मैं आपको रिलेटिव से इस चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड। रिलेटिव मैंने आपको बताया था। क्या अभी ये वेक्टर का क्वेश्चन लग रहा है आपको? दो वेक्टर मैंने दे रखे हैं। एक वेक्टर दे रखा है 10 आई कैप, दूसरा वेक्टर दे रखा है 50। इसका नीचे ले लीजिए, 50 का कॉस 37 माइनस जे कैप और 50 का साइन 37 माइनस आई कैप। दो वेक्टर है इन, बट ये दोनों ओरिजिन पे नहीं है, इनके बीच कुछ पहले से ऑलरेडी डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूं, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो मुझे पता है, अगर मैं रिलेटिव के रेस्पेक्ट में देखना चाहता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए भी हमें पता है, ये है 10 किलोमीटर पर आवर। ये पर आवर नहीं लिखता हूँ, ठीक है, यूनिट मैंने बता दी है, सिंपल 10 आई कैप। और वेलोसिटी ऑफ हमें बी पता है, बी का कितना है? बी क्या है? 50 का माइनस का 50 ऑफ साइन 37 यानी कि 3/5। तो 50 ऑफ 3/5 और ये रहेगा 50 ऑफ कॉस 37 यानी कि 4/5। ये है आई कैप में और ये है जी कैप में। दोनों की वेलोसिटीज पता है। रिलेटिव के अगर मैं बारे में बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट बी, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना कि दो पाथ के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही मिनिमम होगा। बट जब मैंने आपको दिखाया कि अब दोनों पाथ को मैं इंडिविजुअली चला रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड पाथ है ना, हमें कुछ भी पता नहीं है कि किस इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर आएंगे या फिर किस इंस्टेंट पे मिनिमम डिस्टेंस आएगा। एक्चुअली एक्चुअल पाथ में परपेंडिकुलर ऐसा जरूरी नहीं है, पर मिनिमम तो हो। बट वो मिनिमम रिलेटिव हमें परपेंडिकुलर में दिख जाएगा, ठीक है। तो हम एक्चुअल पाथ में कमेंट नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि ये कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे, फिर ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, यहाँ 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 यहाँ। अब आपको लग रहा है सर डिस्टेंस तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले डिस्टेंस ये थी, अब यहाँ देखिए कुछ डायगोनल हो गया, तो पता है कि इनके बीच क्या कंपैरिजन, कुछ भी नहीं पता। अब यहाँ पे देखिए और लग रहा है, यहाँ पे देखने में और लग रहा है, पूरी की पूरी एक्सिस हो गई। तो एक यहाँ पे मतलब सोच ही नहीं सकते ना कहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस हो रहा था, हम ऐसे बता ही नहीं सकते। बट एक्चुअल में अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचे, बाय द फ्रेम ऑफ एक रिलेटिव फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर सोचे तो बिल्कुल बता सकते हैं, रिलेटिव फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लोग ये चीजें बता सकते हैं कि इनके बीच रिलेटिव में मिनिमम डिस्टेंस कब आया होगा, कहाँ आया होगा। तो जब मैं इसको ये कर रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मैं ए पे बैठ गया, मतलब ए मेरा अभी क्या हो गया? रेस्ट पे। जब मैं रिलेटिव की बात कर रहा हूँ तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मैं अच्छा मैं बी को रेस्ट पे माना हूं ना, वेलोसिटी ऑफ बी निकालू विद रिस्पेक्ट ए। तो एक सेकेंड, मुझे बी को निकालना है, एक्चुअली ये भी सही है, बट मैं ए को रेस्ट पे रखना चाहता हूँ, ये मेरा ऑलरेडी ओरिजिन पे है ना। तो अगर मैं निकालू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, का क्या मतलब है कि बी की वेलोसिटी ए देखेगा, तो ए मेरा रेस्ट पे आ जाएगा, ए मेरा रेफरेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसके लिए जो मेरा ए वाला बंदा है, ये वाला जो पर्सन रेस्ट पे हो गया। अब ए के लिए बी ना अभी मोशन में है, लेकिन अब वो अलग मोशन में, जो उसका एक्चुअल मोशन था वो तो ये था 50 किलोमीटर पर आवर 37 डिग्री पे। बट अभी ए के रेस्पेक्ट में तो कुछ और दिख रहा होगा ना, कि आप एक्चुअल पाथ देखते होंगे तो एक्चुअल पाथ में भी देखिए ए के लिए बी ऐसे जा रहा है। अगर आप ए से बी को देखें तो कुछ और दिखेगा, वो जो दिखेगा वो ये वाली वेलोसिटी उसको दिखेगी। क्या दिखेगी? पहले से अगर मैं इसको निकाल लूं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ देख दूं, जो मेरे पास 5 10 50, 5 10 50, ये 30 और 40, तो माइनस का 30 आई क्या पहले से है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए है 10 क्या है,
ठीक है। और ये जे में ऑलरेडी इसकी 50 है और जे में वेलोसिटी नहीं है, तो सिंपली आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सब वेक्टर एडिशन और रिलेटिव मोशन है, वही पिछला सब कुछ यूज हो रहा है। ये हो जाएगा माइनस का 40 आई कैप और माइनस का 40 आई कैप जे कैप। मतलब कि चल तो रहा है 37 डिग्री पे, बट ए के लिए 47 डिग्री पे 45 डिग्री चल रहा है ये, 45 डिग्री पे चल रहा है। और कितने से चल रहा है? 50 रूट टू वेलोसिटी से, 50 रूट टू वेलोसिटी, दोनों 40 40 है ना, तो रिजल्टेंट कितना रहेगा? 50 रूट टू 45 डिग्री पे। अब देखिए आपका क्वेश्चन आसान हो गया। बी मोशन में है, ए रेस्ट पे है। अभी ए के रेस्पेक्ट में बी को अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि मेरा ए रेस्ट पे हो गया। अब तो मुझे पाथ में कोई दिक्कत ही नहीं है ना, जो एक्चुअल पाथ अभी इस केस में जो एक्चुअल पाथ बी का होगा, क्या वही पाथ ए के लिए भी होगा? क्योंकि मेरा फ्रेम ही ए बन चुका है। तो अगर मेरा बी के पास वेलोसिटी है 40 रूट 45 डिग्री जा रहा है, तो क्या वो सिंपल है कि स्ट्रेट लाइन बनेगी? क्या सिंपल इसके पाथ की स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि बी से पास हो रही होगी? क्या यही मेरे पास पाथ होगा क्या बी का? बताइए। और अगर बी का यही पाथ है, अब ए से देखिए मैं कमेंट कर सकता हूँ कि ए से मिनिमम डिस्टेंस कब आ रहा है। अगर आप इनिशियली देखिए, इनिशियली डिस्टेंस है ए से, भले इनिशियली डिस्टेंस ज्यादा है, पर जैसे से बी बढ़ रहा है, टाइम जैसे से बढ़ रहा है, क्या डिस्टेंस घटती जा रही है? हाँ, घट रही है। कैसे? इस पॉइंट पे डिस्टेंस कुछ और थी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इस पॉइंट डिस्टेंस कुछ और, इस पॉइंट पे डिस्टेंस कुछ और है, इस पॉइंट पे डिस्टेंस कुछ और है, और जैसे ये परपेंडिकुलर हुआ, क्या मिनिमम डिस्टेंस हो गया? क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल लॉ से कि जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल होती है ऑलवेज ग्रेटर देन जो होती है वो सम ऑफ टू साइड्स होती है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि अगर मैं किसी भी लाइन की बात करें, जैसे आपको लगता है कि सर ये लाइन परपेंडिकुलर से बड़ी क्यों हुई, तो इसलिए यहाँ पे इस ट्रायंगल को पकड़ लीजिए आप। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप एक मिनट पहले इस ट्रायंगल को पकड़ लीजिए। इस लाइन में आपको डाउट है कि बड़ी होगी छोटी होगी? ये में डी है एक्चुअल में, जिसमें मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। आपको लग रहा है कि नहीं, जो एल है वो मिनिमम होगा, डी मिनिमम नहीं होगा? आपको ये लग रहा है? ठीक है, कोई नहीं। और ये मेरा क्या है? पाथ, जो कि इनके बीच का डिफरेंस है। तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया ना एक, सम ऑफ टू साइड्स। तो जो ये एल है का डी से बड़ा ही होगा ना। ये डी तो यहाँ पर है, सम ट्रायंगल अगर मैं लगा लूं, जो डी है वो तो छोटा ही होगा ना एल से, कि ये मेरा देखिए थर्ड एंगल ट्रायंगल है। ये परपेंडिकुलर, अगर आप देखिए हाइपोटेन्यूज है, जो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब डी स्क्वायर में कुछ एक्स स्क्वायर एक्सटर्नली ऐड कर रहे हैं, तो एल स्क्वायर ऑब्वियस बात है बड़ी होगी। अब ये एल आपका कोई लाइन हो सकता है, आप जिस भी लाइन पे डाउट हो, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं इसके आगे के मिनिमम आएगा, लेट्स आप एल1 बोल दीजिए। अब आप इस लाइन को पकड़ लीजिए, ये डी एल1, और ये वाले ट्रायंगल को पकड़ लीजिए लेट्स से 1। तो आप यहाँ पे देखिए एल1 क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ प्लस वाई स्क्वायर, तो अगेन से एल1 बड़ा हो गया। मतलब कि कहने के वाले एक बात तो फिक्स होगी, हाँ मेरा डी ही मिनिमम होगा। मैंने आपको ये बात पूरी फील करा दी कि मिनिमम क्यों होगा, ट्रायंगल लॉ है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप देखिए यहाँ पे, तो सिंपल जो एल1 स्क्वायर है वो डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। तो ऑब्वियस सी बात है एल1 और एल दोनों बड़े होंगे। एल क्या है? लेफ्ट साइड, एल1 क्या है? राइट साइड। कोई भी लाइन, कोई भी लाइन, आप किसी भी लाइन को एल1 बोल दीजिए, यहाँ पे किसी भी लाइन को आप एल1 बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने जो बोला डी जो परपेंडिकुलर होगा, आई थिंक आपको समझ आया कि परपेंडिकुलर मिनिमम क्यों है। क्वेश्चन ही आसान हो गया ना, जब मैंने ए को रेस्ट पे कर दिया, बी का एक स्ट्रेट लाइन पाथ बन गया। अब मुझे ये बात पता है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर, और मुझे परपेंडिकुलर पाथ भी मिल चुका है, तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। ये जो एक्चुअल में मेरे पास आ गया, ये कुछ ऐसा आ गया। ये तो मेरा रेस्ट पे हो गया, और बी मेरा 40 रूट टू से 45 डिग्री पे चल रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस कितना? 90 डिग्री डी। और इनिशियल डिस्टेंस आई थिंक मैंने नहीं दिया था क्या? इनिशियल डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी हमने हमें ये पता चला कि 90 डिग्री पे कैसे, अब हमें मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो मैं पहले से इनका कुछ रेफरेंस तो पता होना चाहिए, पहले से रेफरेंस पे है। तो जैसे आप इसको 50 मान लीजिए, इनिशियली 50 मीटर पे थे। तो अब आपको पता करना है कि मिनिमम कितने मीटर पे आए। जैसे जो दोनों एयरप्लेन है वो फ्लाइट ले रही है, उनके पास इनिशियली जैसे 50 मीटर का गैप है रनवे पे। जब वो फ्लाइट मोड लाइक वो आपके एयर में आई, तो उनका मोशन ऐसा था रिलेटिव में। तो मैं एरोप्लेन ए के रेस्पेक्ट में अगर बी को देखूंगा, तो मुझे कुछ ऐसा मोशन दिखेगा। तो ए तो मेरा रेस्ट पे हो गया। अब बी के लिए मैं देख लूंगा कि वो कहाँ पे जाकर के 90 डिग्री आ रहा है। वहां पे मैं डिस्टेंस निकालूंगा कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी है।
तो किसी भी दो एरोप्लेन के बीच में कुछ मिनिमम डिस्टेंस पहले से एक लेवल होता है, कितना मेंटेन करके चलना है कम से कम, तो हम उस मिनिमम डिस्टेंस को उतना ही रखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे वहां पे यूज होता है। तो अगर यहाँ पे डी निकाल लें तो सिंपल ट्रायंगल लगा लें यहाँ पे हम। पाइथागोरस से यहाँ पे लगा लेंगे 50, क्या ज्योमेट्री इसमें कुछ है ही नहीं, 50 है, एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। और ये 50 है, ये सबके पास ये है, तो ठीक है। हाइपोटेन्यूज है ना 90 डिग्री यहाँ पे है, तो हाइपोटेन्यूज डी क्या हो जाएगा, 50 का कॉस 45, 50 का कॉस 45, तो डी इज इक्वल टू 50 ऑफ कॉस 45 1/√2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। √2 1.414 है, तो डिवाइड करके देख लीजिएगा क्या आ रहा है। आपका क्या आ जाए, मिनिमम डिस्टेंस, इतना इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस हुआ होगा। अब ये पार्टिकल कहीं भी जाए, या तो इतनी डिस्टेंस पे होगा ए से, या तो इससे ज्यादा पे होगा। मतलब अगर मैं एक्चुअली में बताऊं, जब एक्चुअल में ए इधर मूव कर रहा है और बी इधर मूव कर रहा है, तो ड्यूरिंग इट्स पाथ, जब ड्यूरिंग इट्स मोशन, जब इसका मोशन हो रहा होगा, तो ए के पॉइंट्स कुछ ऐसे होंगे, बी के पॉइंट्स कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, बट ए और बी के बीच जो कम से कम दूरी आई होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे डिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ पे डिस्टेंस अलग है, यहाँ पे डिस्टेंस अलग है, इससे डिस्टेंस अलग है, इससे डिस्टेंस अलग है, इससे डिस्टेंस अलग है, तो जो इनके बीच कम से कम दूरी आई होगी वो 50/√2 होगी। रेस्ट किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर आप दूरी देखेंगे, तो या तो 50/2 होगी, या तो उससे बड़ी होगी। ये पूरा आपके पास क्या था, लाइक फील ऑफ मिनिमम डिस्टेंस हम बोल सकते हैं इसको। आई थिंक आपने मिनिमम डिस्टेंस बहुत अच्छे से समझा होगा। और ठीक है, लेक्चर भी ठीक ही है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। मिनिमम डिस्टेंस का हो गया। मिनिमम डिस्टेंस अभी आगे डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन में बढ़िया वाले, जहाँ पे प्रोजेक्टाइल में कराऊंगा अभी आपको रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। तो आप में अगेंस्ट आपको मिनिमम डिस्टेंस का एक प्रॉब्लम दूंगा। ये सिंपल 1D वाले सवाल थे, 2D वाले सवाल थे, पर सिर्फ प्रोजेक्टाइल नहीं था। तो अगर अब इसमें देखें तो हमारा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है, और मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम करने का रिलेटिव प्रोजेक्टाइल हम लोग करना है। ठीक है, ये करते हैं। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल अगर हम करें, और इस पे पक्का मतलब सवाल अच्छे अच्छे आते हैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल पे, इसको ध्यान से देखिएगा रिलेटिव प्रोजेक्टाइल को। ठीक है, इस पे सवाल अच्छे अच्छे आते ही आते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोजेक्टाइल के एक्सरसाइज पहले क्या करते हैं, दो प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको रिलेटिव मोशन 2D में कराया, 1D में कराया। ठीक है, तो अब प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे कि किसी भी एक प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसके लिए दूसरी प्रोजेक्टाइल कैसे एक्ट करती है, किधर जाती है, कहाँ कब जाती है, ये सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, इसके पास लेट्स से स्पीड u1 है, एंगल θ1 है, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसी होगी। हाँ, 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 ठीक है। एंड लेट्स से मेरे पास एक दूसरा भी है प्रोजेक्टाइल, लेट्स से इसके पास स्पीड u2 है और θ2, कुछ भी हो सकता है, u1 θ1 u2 θ2, तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसी होगी। लेकिन मैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, रिलेटिव कुछ नहीं होता, एक के फ्रेम में दूसरे को देखना। ग्राउंड पे अगर देखूं तो ए ऐसे दिख रहा है, बी ऐसे दिख रहा है ना, जो फर्स्ट केस है वैसा दिख रहा है, सेकंड केस मेरा ऐसा दिख रहा है। ए के रेस्पेक्ट में जो ए पे कोई बंदा बैठा होगा, अगर वो बी को देखे तो कैसा दिखेगा, उसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो इसको समझते हैं। मैंने आपको क्या बता रखा है, रिलेटिव के क्या करना पड़ता है, एक के फ्रेम में बी को निकालना पड़ता है। लेट्स से मैं इसको ए बोल रहा हूँ और इसमें लेट्स से बी बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इनके रिलेटिव की स्टडी करनी है, तो प्रोजेक्टाइल में क्या क्या होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, इन्हीं दोनों के कारण प्रोजेक्टाइल बनती है। अगर एक्सेलरेशन ना हो, सिर्फ बंडिंग सिर्फ मेरा एक वेलोसिटी बचेगी, जो कि सिंपल एक डायरेक्शन में चलती रहेगी, जिस डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट करेंगे। बट ड्यू टू एक्सेलरेशन इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का पूरा खेल है प्रोजेक्टाइल में। तो क्या, जब मैं रिलेटिव की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि इसका पाथ कैसा होगा, एक के लिए दूसरा कैसे चलेगा, क्या वो प्रोजेक्टाइल में ही चलेगा, या फिर स्ट्रेट लाइन में चलेगा, फिर सर्कल में चलेगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। एक के लिए दूसरा किसी भी फ्रेम में चल सकता है, किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है। जैसे हमने पहले देखा अभी कि ए बी कुछ अलग से चल रहे थे, बट ए के लिए बी वाला स्ट्रेट लाइन चल रहा था 45 डिग्री पे। बट एक्चुअल में अगर ए बी को मैं आपको दिखाऊं, तो ए बी वाला कितना अजीब सा था ना सिचुएशन, ए यहाँ बी यहाँ पे, तो ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, तो ए यहाँ पे, बी की और ए, मतलब अगर देखें तो कितना अजीब सा पाथ है। बट अगर ए के रेस्पेक्ट में देखूं तो बी कैसा दिख रहा है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। तो वही यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे क्या बनता है। तो मुझे दो चीजें कमेंट आउट करनी, अगर इसके रिलेटिव प्रोजेक्टाइल पे कमेंट करना है, तो मुझे दो चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। क्या, एक तो वेलोसिटी,
और दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन। अगर इन दोनों के बारे में मुझे पता चल जाए रिलेटिव फ्रेम में, मतलब रिलेटिव के रेस्पेक्ट में अगर मुझे इन दोनों चीजों को पता चल जाए कि इन दोनों के फ्रेम में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है और रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, तो मैं अगेन से बता सकता हूं कि इन दोनों के बीच पाथ कैसा होगा, एक के फ्रेम में दूसरा कैसे दिखेगा, है ना। वेलोसिटी एक्सेलरेशन से तो डिफाइंड हो रहा है कि हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो निकाला कि इक्वेशन ट्रेजेक्टरी आई थी, पैराबोला आया था, प्रोजेक्टाइल आई थी, पूरा डेरिवेशन आते प्रोजेक्टाइल का, वही चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं। बट पहले पता तो हो कि वेलोसिटी कहाँ पे जा रही है, एक्सेलरेशन कितने एंगल पे है, कहाँ पे है, तो उसको निकालते हैं पहले। तो हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, पहले हम वेलोसिटी ऑफ ए निकालते हैं एक्स और आई कैप में। तो अगर हम एक्चुअल निकालें कि u1 की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, u1 की एक्चुअल वेलोसिटी आ जाएगी u1 का cos थीटा 1 आई कैप प्लस ऑफ u1 का sin थीटा 1 जे कैप। और अगर u2 की पहले एक्सलेशन भी निकाल लेता हूँ इसका, और a1 का अगर एक्सलेशन निकालूं तो क्या सिंपल एक्सलेशन नीचे है g, तो माइनस ऑफ g का मैग्नीट्यूड और j, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर मैं u2 निकालूं, u2 क्या है बताइए, u2 जो है इसको वेक्टर फॉर्म में मैं लिख सकता हूं u2 का cos थीटा 2 आई कैप प्लस ऑफ u2 का sin थीटा 2 जे कैप। और अगर मैं a2 निकालूं तो माइनस ऑफ g जे कैप अगेन से, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेविटी नीचे ही है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम एक है कि हमें रिलेटिव की बात करनी है। तो अगर रिलेटिव की बात करनी है तो रिलेटिव के लिए एक काम भी करना पड़ेगा कि u1 विद रिस्पेक्ट टू 2, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं लगा ए बी कर सकते हैं या फिर 1 2 कर सकते हैं, तो मैं ए बी कर लेता हूँ क्योंकि अभी रिलेटिव में अच्छा लगेगा आपको, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर मैं इसको u1 विद रिस्पेक्ट टू टी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको 1 भी बोल रखा है और ए भी बोल रखा है, कुछ भी बोल दीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो अगर ये लिखूं तो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए या फिर वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ 2। यही तो है, ए के रेस्पेक्ट में दो को देखना, ए के रेस्पेक्ट में बी को देखना। रेस्पेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पहले बता रखा हूँ कैसे डिफरेंस निकालते हैं, नेगेटिव क्यों आता है मैंने भी फिल करवाया था आपको। तो सिंपल अगर u1 भी माइनस u2 करूं तो निकाल लेता हूं अभी, आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ। तो आई थिंक थोड़ी सी बड़ी टर्म आएगी, तो मैं इसको एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ पीछे की। यहाँ तक दिख रहा है क्या? ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा अभी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि u1 का cos थीटा 1 देन इसका आई कैप माइनस, और ये वाला आई कैप कंपोनेंट है ना, तो u2 का cos थीटा 2, ये दोनों के दोनों आई कैप है, तो आई कैप में आई कैप के साथ सब्ट्रैक्शन कर दिया, देन जे कैप ये वाला और जे कैप ये वाला, तो प्लस ऑफ u1 ऑफ sin थीटा 1 माइनस, क्योंकि u2 वाली वेलोसिटी माइनस हो रही है, हर एक कंपोनेंट माइनस होके ऐड होंगे उसमें, u2 ऑफ sin थीटा 2, और ये पूरे के पूरे के साथ क्या आ जाएगा, जी कैप। क्या वेलोसिटी मिल गई। तो अगर आप सिंपल देखें, लेट्स से मैं इसको क्या बोल दूं, लेट्स से मैं इसको कैपिटल वी एक्स बोल देता हूं, और लेट्स से इसको कैपिटल वी बोल देती, बड़ी टर्म है एक्चुअली, तो कांस्टेंट ही है ना, u1 फिक्स्ड होगा, थीटा 1 फिक्स्ड होगा, u1 cos थीटा 1 फिक्स्ड हो गया, u2 cos थीटा 2 फिक्स्ड हो गया, फिर पूरा पूरा vx एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, देन u1 sin थीटा 1 भी फिक्स्ड हो गया, u2 sin थीटा भी फिक्स्ड हो गया, तो u vy पूरा का पूरा फिक्स्ड हो गया। फिर ये, अगर मैं एक्चुअली लिखूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मुझे एक सिंपल वेक्टर क्वांटिटी दिख रही है जो कि vx आई कैप प्लस वी वाई जे कैप है, जो कि हमने इसके पहले भी देखा था, इसमें जो मेरे पास प्रोजेक्टाइल थी उसमें भी तो यही चीज है, जो प्रोजेक्टाइल है इसके पास क्या है, एक एक्स कंपोनेंट है एक वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी, और मेरे पास वो अभी रिलेटिव में भी मिल रहा है, बट इनकी मैग्नीट्यूड अलग अलग है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो कोई नहीं, इतना हो गया। अब सेम चीज हम जी निकालते हैं, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आएगा तो फिर हम कमेंट कर पाएंगे कि वेलोसिटी के बीच कितने एंगल पे एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ऐसा अगर कुछ भी बता सकते हैं। तो अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालें, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 इज ऑलरेडी माइनस का जी जे कैप, और एक माइनस आएगा फॉर्मूले वाला, देन एक्सेलरेशन ऑफ 2 भी है जी माइनस का जी जे कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये पूरी पूरी क्वांटिटी कट कटा के जीरो आ जाएगी, वाह मजा ही आ गया। मतलब तो सिंपल केस हो गया कि जब भी मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं होता है तो केस क्या होता है, प्रोजेक्टाइल तो हो ही नहीं सकता ना विदाउट एक्सेलरेशन। मेरे पास सिंपल क्या है, मेरे पास कार्टेशियन प्लेन में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है vx, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है vy, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, एक v ने आएगा यहाँ पे, और विदाउट एक्सेलरेशन क्या ये जो मेरा पाथ है क्या एक स्ट्रेट लाइन होगा सिंपल ऐसे,
तो मतलब कि हमने रिलेटिव में यहाँ कंक्लूजन पे आ गए कि जो एक प्रोजेक्टाइल है दूसरे के फ्रेम में ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो हम लोग इस कंक्लूजन पे आ गए, तो हम इस नोट को लिख सकते हैं अभी। सो नोट दैट, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना, अगर एक्सेलरेशन होता तो ये पाथ पे बेंड कर देता तो प्रोजेक्टाइल बन जाती। हो सके कुछ और एंगल पे एक्सेलरेशन होता तो कुछ और पाथ बनता तो हम डिस्कस करते, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं नोट, मतलब एक नोट लिख सकते हैं, path of projectile या फिर projectile, या फिर ऐसे लीजिए path of one projectile with respect to another projectile is always straight line। और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी लाइन के बेस्ड पे आपको आगे आने वाले मैं सवाल पे सब्जेक्टिव का एक एडवांस का क्वेश्चन कराऊंगा जो आ रखे है आईटी में, 10 नंबर का सवाल आया था सिर्फ इसी पॉइंट पे बेस्ड। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, इसको समझिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, रटना नहीं है। इसको समझिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये प्रोजेक्टाइल आपके पास स्ट्रेट लाइन आई है, क्योंकि जब मैं रिलेटिव की बात कर रहा हूं तो एक के फ्रेम में दूसरे की एक्सेलरेशन आई नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट वेलोसिटी आई है। रिजल्टेंट वेलोसिटी किसी एक डायरेक्शन में चलेगी तो सिंपल सिंपल स्ट्रेट लाइन आएगी। इसी पॉइंट के बेस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके पास, सिर्फ एक पॉइंट, ये एडवांस है ना, एक पॉइंट कोई छोटा सा पकड़ लेगा उसमें इतना डीप पे चला जाएगा कि अच्छे क्वेश्चन को बना देता है। अब स्ट्रेट लाइन तो बन गई, बट स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी, जैसे कि अभी हमने देखा था कि ए और बी जो स्ट्रेट लाइन मैंने दिया था आपको, जो ए और बी का भी क्वेश्चन था रिलेटिव मिनिमम डिस्टेंस वाला, वहां पे स्ट्रेट लाइन थी बट नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। ए इस तरफ जा रहा था, बी इस तरफ जा रहा था, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, पाथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, तो इनके बीच क्या था, मिनिमम डिस्टेंस था। अगर ये पाथ इंटरसेक्टिंग हो जाता, अगर ये पाथ इंटरसेक्टिंग हो जाता, मतलब कि अगर मैं लेट्स से क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होता कि वेलोसिटी ऑफ इधर था 10 किलोमीटर पर आवर, जो भी था वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी भी था लेट्स से इधर जितना भी था 50 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं इसका पाथ इधर दे देता तो ये भी, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो मे भी ये इंटरसेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, टाइम पे डिपेंड करता है कि इस पॉइंट पे जिस समय ए आ रहा है उसी समय बी आ गया तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे, उस केस में मिनिमम डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। अगर इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे मिनिमम डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। अब आपको, हाँ, क्या वहां से आ जाता है ये चीजें, हाँ, अगर आप ये सेम सवाल अगर आप खुद से करेंगे वही मिनिमम डिस्टेंस का अप्रोच लगा के, ए को रेस्पेक्ट कर लीजिए, बी का फ्रेम देखिए, बी का स्ट्रेट लाइन कुछ अलग सा आएगा। अगर ये वाला पाथ ए पे ही आके इंटरसेक्ट कर गया, मतलब कि इनके बीच मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस क्या है, जीरो। अगर ये वाला पाथ ए को इंटरसेक्ट कर गया तो मतलब ए और बी के बीच मिनिमम डिस्टेंस तो जीरो आ गया ना, कोई डिस्टेंस ही नहीं है। बट अगर किसी डिस्टेंस पे है तो इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस होगा। ये रिलेटिव की बात कर रहा हूं। अगर ग्राउंड फ्रेम में देखूं कि अगर ए बी सेम टाइम पे यहाँ पे आ गए तो मिलेंगे, मिनिमम डिस्टेंस जीरो होगा। अगर सेम टाइम पे नहीं आ रहा है, ये हो सकता है यहाँ है, बी यहाँ पहले पहुंच गया, बी यहाँ आएगा, तो ए यहाँ आएगा, तो बी मिनिमम डिस्टेंस जीरो नहीं है। और उसके ए पहले आगे निकल जाए, बी बाद में आए, तभी मिनिमम डिस्टेंस जीरो नहीं है। तो कहने का मतलब भी स्ट्रेट लाइन तो ठीक है, लेकिन हमें इस पे आगे में भी कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि ये स्ट्रेट लाइन कैसी है। क्या एक स्ट्रेट लाइन दूसरे पाथ को, दूसरे पाथ के पास, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जा रही है, अगर कट कर रही है, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो मिनिमम डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, मतलब कोलिजन हुआ होगा। अगर मिनिमम डिस्टेंस जीरो हो रहा है, कोलिजन जीरो हुआ होगा। अगर मिनिमम डिस्टेंस जीरो नहीं हो रहा, कोलिजन नहीं हुआ होगा। तो हम अगर कोलिजन हो रहा है तो अगर आगे वाले सवाल पे देखेंगे आप, जो मैं 10 नंबर का आपको सवाल बता रहा हूँ वो इसी पे है कि पूछा है कि कोलिजन कब होगा, किस टाइम पे होगा और होगा कि नहीं होगा। 3 सवाल थे, या तीनों सवाल बता सकते हैं। और दूसरे टाइप के क्या सवाल होते हैं कि अगर कोलिजन नहीं हुआ तो मिनिमम डिस्टेंस रहा होगा कुछ ना कुछ, तो वो मिनिमम डिस्टेंस बता दीजिए कि कितने डिस्टेंस पे बच गए, आखिर में कोलाइड नहीं कर पाए। तो दोनों चीजें कहां से आती है, इसी पॉइंट से आती है कि एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल के फ्रेम में स्ट्रेट लाइन है। अब वो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्टिंग हो गई, अगर वो स्ट्रेट लाइन मेरे पाथ को से ए के रेस्पेक्ट में, जो मैंने बताया था कि ए के रेस्पेक्ट में बी स्ट्रेट लाइन ऐसी जा रही है ना, अगर लेट से ए के रेस्पेक्ट में बी वाली स्ट्रेट लाइन ऐसे ही आ जाती इसी के ऊपर, अगर इसी के ऊपर ही आ जाती, मतलब कि अभी तो यहाँ है, यहाँ डिस्टेंस कम है, कम हो रहा है, जैसे यहाँ गई टच कर गई, बी वाले ने ए को टच कर लिया, मतलब कोलिजन हो गया,
बट यहाँ पे कोलिजन नहीं हुआ क्योंकि कभी टच हुआ ही नहीं। ए और बी का पाथ एक रेस्पेक्ट में ऐसा है और ये यहाँ पे रेस्ट पे कभी टच हुआ ही नहीं। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्या है, मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था। तो ठीक है, आई थिंक यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी। अभी आगे कंक्लूजन में बढ़ते हैं कि एक बात तो हो गया। अभी मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन की बात समझाता हूँ मैं अभी तब से क्या बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन लिखें तो एक क्वेश्चन लिख सकते हैं कि मान लीजिए दो प्रोजेक्टाइल के पास, दिख रहा है क्या, ठीक है, जैसे दो प्रोजेक्टाइल है, मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल यहाँ पे है जिसकी हाइट इट से 30 मीटर है, ठीक है, ग्राउंड से 30 मीटर ऊपर है, और दूसरी प्रोजेक्टाइल मान लीजिए 70 मीटर ऊपर है। क्लियर है मेरी बात? दूसरी हाइट मान लीजिए 70 मीटर पर है। इन दोनों पे एक एक लेट से प्रोजेक्टाइल हो रही है। यहाँ पे एक बॉल है जो कि लेट से आपके पास मान लीजिए u वेलोसिटी से जा रही है, और एंगल जो है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के साथ वो है 53 डिग्री। और दूसरी प्रोजेक्टाइल है मान लीजिए यहाँ पे जो कि माइनस आई कैप पे जा रही है, सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मुझे एक चीज बताइए कि लेट से फाइंड वैल्यू ऑफ यू, फाइंड वैल्यू u such that collision must be occur, collision must be occur। क्या सवाल है कि u की वैल्यू बताइए, ऐसी u की वैल्यू बताइए जहां तक कोलिजन हुआ ही हुआ हो, मतलब जो a वाली बॉल है वो b वाली बॉल से कोलाइड करी ही करी। एंगल मैंने फिक्स कर दिया बट मैंने a का एंगल, a की वेलोसिटी फिक्स नहीं करी है। तो आप a की वेलोसिटी को कम एंड ज्यादा बढ़ा घटा के वो टाइम मैनेज कर सकते हैं। कौन सा टाइम? जो मैंने बताया था क्या यहाँ पे, नहीं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, एडिट कर दिया उसको। ये वाला टाइम कि जब मैंने बोला था ना कि ए और बी हो सके इस पॉइंट पे ए और बी दोनों सेम टाइम पे आएंगे तब तो कोलाइड होगा। बट अगर ए पहले मान लीजिए ए बाद में आया और बी पहले आ गया तो बी यहाँ से निकल जाएगा, तब ए यहाँ पे जाए, कोलिजन नहीं होगा। तो ये टाइम कैसे किया जा सकता है? अगर ए बाद में आ रहा है तो ए की वेलोसिटी में बढ़ा दूं, ए की वेलोसिटी बढ़ा दूंगा, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तब तक बढ़ाते जाऊंगा जब तक कि ए और बी यहाँ पे सेम टाइम पे आने नहीं लग जाए। अगर लेट से मैं उन दोनों की वेलोसिटी ऐसे एडजस्ट किया कि जिस समय बी यहाँ पे आ रहा है उसी समय ए भी यहाँ पे आ गया, कोलिजन हो गया, मतलब कोलिजन हुआ है। तो यही वो वेलोसिटी पूछी कि मैं वेलोसिटी को इंक्रीज डिक्रीज करके यानी कोलिजन को कंट्रोल कर सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ कि कोलिजन होना है या नहीं होना है। तो सिंपल बात कि क्या मैं इसको ग्राउंड फ्रेम में एनालाइज कर सकता हूं? नहीं। जब आप दो स्ट्रेट लाइन मोशन को ग्राउंड फ्रेम में नहीं एनालाइज कर पाए, जो इसके पिछले वाला सवाल था, ए बी क्या था, दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन था विदाउट एक्सेलरेशन, वहां पे कितना कॉम्प्लिकेटेड पाथ बन रहा था, बट रिलेटिव में जाते स्ट्रेट लाइन पाथ बन के आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल है एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है, तो अगर ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो ए वाला कुछ ऐसे जा रहा होगा, बी वाला कुछ ऐसे जा रहा होगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोलिजन होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ये टाइम पे डिपेंडेंट है। मैं तो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी बना रहा हूँ। हाँ, ये डाउट आता है लोगों को, कई बार इक्वेशन ट्रेजेक्टरी बनाते हैं सिंपल सिंपल, अगर वो टच कर गई कोलिजन होगा। अरे भाई, वो तो तब होगा ना कि जिस समय ए वाला यहाँ पे आया उसी टाइम पे बी आया होगा, तब तो कोलिजन हुआ होगा। मान लीजिए ए वाला ऐसे आके चला गया, तब बी वाला भी इसी पे आके गया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में तो पॉइंट था, तो आपको यहाँ पे इंटरसेक्टिंग दिख रही है, बट एक्चुअल में जिस समय बी यहाँ पे आ रहा है उससे ए यहाँ पे आ चुका हो, कोलिजन कहाँ हुआ? तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी ना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का टचिंग का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोलिजन हो रहा है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैक्सिमम केसेस आप में आप पाएंगे कि टच हो रहा होगा, इंटरसेक्ट हो रहा होगा, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरा बॉल भी कोलाइड कर ही जाएगा। तो अभी मैं क्या बता रहा आपको कि हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अब अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में देखूं तो पाथ्स तो इनके ऐसे दिख रहे हैं। अब मैं ग्राउंड फ्रेम में कैसे बताऊं मिनिमम डिस्टेंस है कि नहीं है, कितना मिनिमम डिस्टेंस है? मिनिमम डिस्टेंस अगर 0 होगा तो कोलिजन हो जाएगा, इसको कैसे पता चलेगा? वो सब ग्राउंड फ्रेम में नहीं पता चलेगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए मैं आपको रिलेटिव फ्रेम की ताकत बहुत पहले से समझा रहा था। आपको रिलेटिव फ्रेम समझ आया कितना इंपॉर्टेंट रिलेटिव फ्रेम है। विदाउट रिलेटिव फ्रेम आप मतलब एक मैदान में उतरे हैं बिना किसी हथियार के, ऐसा समझ लीजिए, है ना, जंग में जा रहे हैं विदाउट वेपन्स। तो थोड़ा सा अजीब सी बात है ये। इसको समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वेपन लेके जाना चाहिए। इसलिए वेपन हमारे पास क्या है? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन अभी हमने एक पॉइंट लिखी थी कि एक प्रोजेक्टाइल दूसरे के लिए क्या स्ट्रेट लाइन, मतलब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले जैसा कन्वर्ट हो जाएगा
जो हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि एक प्रोजेक्टाइल दूसरे के लिए क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल आपको दिखाऊं, तो मेरे पास लेट्स से ग्राउंड टू ग्राउंड है ना, मैं इसको अपना फ्रेम मान लेता हूँ रेफरेंस। ये वाला मैं ग्राउंड यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ के लिए मेरे पास ए है, ए के पास कुछ मोशंस है, ए के पास कुछ मोशंस है, ए के पास इधर है यू का cos 53 और ए के पास इधर है यू का sin 53, और यहां से 30 प्लस 40 70 होगा। तो यहां से लेट्स से 40 मीटर हाइट पे दूसरे मेरे पास बी है, इसके पास सिंपल सिंपल 10 मीटर की वेलोसिटी है, जो कि माइनस आई कैप में है। बट दोनों प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, एक के फ्रेम में, यानी कि अगर मैं ए और बी निकालूं, अगर मैं ए और बी निकालूं, तो क्या बोलूंगा, ए और बी के फ्रेम में अगर मैं देखूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर ए वाला बंदा अगर बी को बैठ के देखे तो उसे क्या दिखेगा, बी से एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, क्योंकि बी वाला पार्टिकल एक लेगा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, ऐसी भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ऐसी भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, और ऐसी भी स्ट्रेट हो सकती है। बताइए, अभी आपको लग रहा होगा कि आपने तो भी यहाँ की वेलोसिटी बना रखी है। हाँ, मैंने बना रखी है, बट एक्चुअल में मैं एक जो मैं लाइन कर रहा हूँ, एक रिस्पेक्ट बात कर रहा हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, रेस्ट पे, पे लिख रहा हूँ ए रिस्ट पे। ए रिस्ट का क्या मतलब है कि इनकी वेलोसिटी उल्टा करके मैं बी को दे दूंगा। जब मैं ए के रिस्पेक्ट में बी को देख रहा हूँ तब स्ट्रेट लाइन है, एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल ही कर रहा था। ये मैंने वेलोसिटी मार रखी है ताकि एक्स और वाई कैप बता सकूं कि मैं आई ए के पास कितनी वैल्यूज है। तो मैं इसको वैसे हटा ही देता हूँ, तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ए और बी के रेस्पेक्ट में बना लेता हूँ ना, आई थिंक ये ज्यादा बेटर है। ये बैक भी तो हो सकता है। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला कंपोनेंट इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो विद रिस्पेक्ट टू वाला का आपको लाइक एल्जेब्राइक लिखना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर मुझे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू लिखना है कि मैं एक रिश्ते पे मानू। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी में किसको ऐड करिए, माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, यानी जो भी वेलोसिटी पर है ए वाला, उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, देन उसको ऐड कर दिए वेलोसिटी ऑफ बी में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका ये वाला जे कैप इसके साथ है, जिसका उल्टा नीचे हो जाएगा, तो नीचे यहाँ पे ले आऊं, यू का साइन 53 डिग्री इसमें ऐड कर दूं, यू का साइन 53 डिग्री, ये यू का कॉस 53 है, यू का कॉस 53 है ना, तो इसका उल्टा रिवर्स आगे की तरफ हो जाएगा, हालांकि इसमें ऐड कर दूं, तो यू का कॉस 53 इधर ऐड हो जाएगा। जो आपको ये डायग्राम से भी समझा रहा हूँ, और लाइक एल्जेब्राइक कैसे करना है आपको पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया था। तो कहने का मतलब अब मैं इस क्वांटिटी को हटा सकता हूँ, इसको भी हटा सकता हूँ, और इसको भी हटा सकता हूँ। क्यों हटा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने ए को रेस्ट पे बोल दिया ना, मैंने ए की सारी वेलोसिटी उल्टा करके बी में लगा दी, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या होगा, इस समय मेरा ए क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट, एज अ रेस्ट, रेस्ट हो जाएगा। अभी अभी मैंने ए को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया, ए मेरा रेस्ट पे हो गया। अब ए के लिए भी क्या करना होगा, स्ट्रेट लाइन करना होगा। मैंने अभी लिखा था ना वाला क्वांटिटी, अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए, ये vx vy आ गया आपके पास, बी पास दोनों वेलोसिटी हो गई, और ax अगर ए बी निकालेंगे आप, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो जीरो ही आ जाएगा। तो मुझे निकालना ही नहीं ए बी वापस से, मैंने पॉइंट लिख दिया ना, इस पॉइंट के बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये वाला बात। तो यहाँ से भी दो जे होने वाली, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, एक सेकेंड, वही बात है ना, अभी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है कि हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा। या तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, या तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, यही तो बनेगी स्ट्रेट लाइन। लेकिन आप क्वेश्चन पढ़े, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया गया, फाइंड वैल्यू ऑफ यू सच दैट कोलिजन मस्ट बी अकर, मतलब हमें यू बताना ही है ऐसा ताकि कोलिजन अकर हो, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है वो ए से पास करे, क्योंकि अगर ए से पास करेगी उस केस में मिनिमम डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। क्यों मिनिमम डिस्टेंस क्यों जीरो होगा, अगर मैं इस लाइन को मानता हूं, इस लाइन को अगर मैं देखूं एल को, एल कभी भी ए को टच किया ही नहीं, मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी स्ट्रेट लाइन तो है, बट मिनिमम डिस्टेंस होगा ये वाला डी1, ये तो कोलिजन नहीं करेगा। अगर मैं L3 को देखूं, L3 लाइन को, L3 में भी देखिए मिनिमम डिस्टेंस है D3, बट ये कभी भी टच नहीं करेगा।
स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मैंने बोला था ना, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज होगी प्रोजेक्टाइल। बट अगर L2 पे देखूं, L2 के लिए D2 क्या है, जीरो। अरे D2 जीरो है ना, क्यों जीरो है? क्योंकि D2 तो मिनिमम डिस्टेंस टच ही कर गया एक को, अगर एक टच ही कर गया तो मतलब एक बात तो क्लियर हो गई ना कि इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस जीरो है। और मुझे यही तो क्वेश्चन में बताना है कि मुझे यू बताना सच दैट कि क्या हो जाए जीरो। तो अब मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही पूरा एक आसान क्वेश्चन बन गया है, सिंपल है। मैं अभी इस पे ज्योमेट्री लगा के एक चीज पता कर सकता हूँ, यू कितनी होगी। तो मेरे पास एक्चुअल वेलोसिटीज क्या थी बताइए। यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटीज थी मेरे पास, ये वैल्यू 40 मीटर थी, पहली बात तो। और ये एंगल, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है कुछ ऐसा, स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे आया है, स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे आया है ए पे। और यहाँ पे मुझे एक चीज पता है कि इस इंस्टेंट पे ये 45 डिग्री है, और जो ये वाला पार्ट है मेरे पास, इधर वेलोसिटीज पता है, ये पता है और ये पता है। और इनके बीच इनिशियल डिस्टेंस में दे रखा था क्या? यहाँ पे एक चीज और पता होनी चाहिए, इनिशियल डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए थी। इनिशियल डिस्टेंस, क्योंकि हाँ इनिशियल डिस्टेंस अगर पता नहीं होगा एंगल नहीं बता पाएंगे ना इनके बीच कोलिजन। तो हाँ इनिशियल डिस्टेंस तो पता होनी चाहिए इनके बीच, बेस टू बेस ग्राउंड टू ग्राउंड कितना है, 70 30, तो आप इसको लेट्स से 40 मीटर ले लीजिए, इसको 40 मीटर ले लीजिए। ये इनिशियल बेस डिस्टेंस क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पता ही नहीं होगा, तुम्हें तो पता ही नहीं ना कि कितने, अगर मैं इससे इसको इन्फिनिटी दूर रख दूं तो ऑब्वियस बात है कभी कोलिजन होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी रेंज ही कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, इसकी भी रेंज कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, इससे गिरेंगे बीच में डिस्टेंस बच जाएगी। तो इनिशियल डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, एक सेकंड, इनिशियल डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि कोलिजन होगा कि नहीं होगा। तो कोलिजन मैंने इनिशियल डिस्टेंस 40 मीटर बना दिया है, ठीक है। तो इनिशियल 40 मीटर हो गया, और ये मेरे पास 40 मीटर पैसे था, तो ये क्वांटिटी 40 मीटर है। मैं चाहता हूँ कि जो 20 निकलने वाला स्ट्रेट लाइन एक टच करे, उसके लिए एक सेकंड, जो 20 निकलने वाली स्ट्रेट लाइन है वो एक टच करे, मतलब कि जो मेरे पास ट्रायंगल बनेगा कुछ ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा। अब अगर ट्रायंगल ऐसा बन गया तो अब मैं यहाँ पे थीटा निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ थीटा? ये वाला थीटा निकाल लीजिए, या फिर यही के बी नेट, मतलब नेट क्या, वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, नेट वेलोसिटी है, ये क्या है, ये बी एक्स है, ये क्या है, वी वाई कंपोनेंट रिस्पेक्ट टू ए कंपोनेंट हो गए। तो जो ये वाला एंगल है थीटा और मैं निकाल सकता हूँ, और थीटा और थीटा निकाल सकता हूँ, तो यू वाई यू एक्स बता ही सकता हूँ। तो अगर मैं सिंपली थीटा निकालू, टेन ऑफ थीटा, तो टेन ऑफ थीटा क्या है बताइए, परपेंडिकुलर बाई बेस 40 बाई 41, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं ये टेन थीटा वी एक्स वी वाई के रेस्पेक्ट में लिखूं, तो अब यही टेन थीटा लिख लीजिए वी एक्स और वी वाई के रेस्पेक्ट में, कि यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ से देखिए, यहाँ से टेन थीटा वी एक्स, टेन थीटा के परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ये वी वाई हो जाएगा, तो वी वाई डेड बाई वी एक्स, ये होगा टेन थीटा। टेन थीटा क्या है मेरे पास, वन, मैंने भी निकाला, और वी वाई वी एक्स मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, यही तो है वी वाई, और ये क्या है टोटल वी एक्स, यही तो है टोटल नेट वेलोसिटीज वी एक्स और वी वाई, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था, ये है ना वी एक्स और वी वाई, जो कि ऐड होने के बाद आ रहे हैं, सॉरी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इनकी वैल्यूज को लिख लेता हूँ अभी। तो यू का पहले वी वाई लिखता हूँ, वी वाई कितना है, यू का साइन 53, क्या साइन रखूं, रख लीजिए साइन, दोनों नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू साइन 53, तो यहाँ पे रख देता हूँ यू साइन 53, साइन 53 यानी कि 4/5 डिवाइड बाई वी एक्स यानी ये वाला क्वांटिटी, यू कॉस 53, यू कॉस 53 होता है, कॉस 53 है ना 3/5, और क्या है, प्लस ऑफ 10, प्लस ऑफ 10, ये दोनों बराबर होने चाहिए, एक के बराबर, तभी तो कोलिजन होगा, तभी तो स्ट्रेट लाइन टच करेंगे, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन कुछ और निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि 4u/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा इस पूरे को उधर, यह जाएगा, अच्छा ये u है ना, ये मैंने 4 लग रहा है, ये u है, और ये भी u है, इधर क्या हो जाएगा 3u/5, दिस इज प्लस ऑफ 3u/5 प्लस ऑफ, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, पूरे को उधर ले जाऊंगा, 4u/5 माइनस 3u/5, यानी कि u/5 इक्वल्स टू 10, u इज इक्वल्स टू 5 10 या 50, जो भी यूनिट से, यूनिट्स देख लीजिए क्या यूनिट्स दिया था मैंने, यूनिट्स नहीं देखा, मीटर परसेंट मान लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी जो भी है, तो लेट्स से 15 मीटर पर सेकेंड, ये जो यूनिट है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, यूनिट्स मेरे पास। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली चले, और ये 50 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री पे चले,
और अगर इनके बीच की दूरी 50 मीटर और हाइट्स आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कोलिजन कब और कहाँ होगा। वो क्वेश्चन हम लोग उस वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे जो एडवांस वाला है, क्योंकि उसमें आपको डिस्कस सोल्यूशन बताना ही है, तो पूरा वहीं पे डिस्कस हो जाएगा। बट हाँ, ये मैंने क्यों बताया क्वेश्चन में डायरेक्टली उस पर क्यों नहीं लगा कि पहले से आपको क्लियर हो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, ताकि आप एक बार उस क्वेश्चन को ट्राई दे पाओगे कि बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप उसको कर लेते हैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको। तो उस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए ही मैंने आपको बस ये क्वेश्चन दिया है कि अपने कॉन्फिडेंस आ जाए सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक बार समझ आएगा। मैं एक बार वापस से पूरा रिवीजन करवा देता हूँ इसका। कि देखिए मैंने क्या करा, मेरे पास इनिशियल बेस डिस्टेंस दे रखी है कि दो प्लेनेटाइल के बीच 40 मीटर का गैप है, और एक की हाइट 30 मीटर, एक की हाइट 70 मीटर है। और जो ए है उसका यू पहले से नहीं दे रखा, वो यू आपको पूछा जा रहा है कि मुझे यू ऐसी बताइए, क्योंकि मैंने यू बोला था आपको एडजस्ट आप यू कर सकते हैं, ताकि जो टाइम का कंट्रोल है किसी एक पोजीशन पे आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे ना, कि दोनों ही एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पे पहुंचे। वही तो कोलिजन का केस बनता है। तो उसके लिए मैंने यू क्या करा, आपके ऊपर डिपेंडेंट कर दिया कि आप उसको कुछ भी करिए, बस मुझे ऐसा यू बताइए ताकि कोलिजन हो जाए। मैंने एंगल्स बता दिए आपको, दोनों के एंगल्स हैं, एक का एंगल 53 डिग्री, एक का एंगल 0 है। वो फिर एक्सिस लेंगे तो 180 डिग्री, यानी कि रिवर्स में पीछे जा रहा है। फिर मैंने क्या करा, मैंने आपको फिर ये वाली लाइन का बताया कि कभी भी एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल के फ्रेम में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, मैंने कोई भी बताया। फिर स्ट्रेट लाइन कहीं भी हो सकती है, L1 L2 L3 कुछ भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, मैं थोड़ी पता क्या है। लेकिन क्वेश्चन के कॉल के हिसाब से देखें, क्वेश्चन एक कॉल कर रहा है कि हाँ मेरी लाइन L2 ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर L2 होगी तभी जो बी से निकलने वाली स्ट्रेट लाइन वो एक टच कर रही है, मतलब कि जो ए के रेस्पेक्ट में जो बी का पाथ है वो स्ट्रेट लाइन उसी की तरफ आ रही है, क्योंकि इसको हिट कर रहा है। मतलब कि ऐसा है कि अगर ए वाला बंदा बी को देखे, उसको लगा बी से कोई एक गोली आ रही है, गन बुलेट निकल के आ रही है, और उसकी तरफ इसको हिट के निकल रही, ये वही वाला केस है। और ये वाले क्या केस है, को दिख रहा है जो बुलेट किसी डायरेक्शन में जा रही है, बट हाँ स्ट्रेट लाइन ही है, वो ऐसे निकल जाएगी। तो ये बता सकता है कि मैं बुलेट से कैसे बचा, कितनी दूरी से बच गया मैंने, तो मुझे लग जाती। तो वो डिस्टेंस क्या थी, D1। जब कोई नहीं हो हम लोग D1 भी निकालेंगे। तो यहाँ पे D1 L2 L3 L3 कुछ भी हो सकता है। तो कोलिजन के हिसाब से हमने बोला कि ये वाली स्ट्रेट लाइन ये होनी चाहिए, तो हमने क्या बोला, ट्रायंगल, यहाँ पे इसे ओ बोल देता हूँ। तो इन फिर हमने देखा ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल ओबी हमने क्या करा, ड्रॉ कर लिया इसके बाद, ठीक है। ट्रायंगल जो एओबी यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया। तो हमें बेस के डिस्टेंस पता है 40, हाइट पता है 40, तो हम एंगल निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन का। अब अगर स्ट्रेट लाइन का एंगल निकाल सकते हैं, तो स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है, जो कि नेट वेलोसिटी है बी के पास ड्यू टू रिलेटिव मोशन, वीएक्स वाई का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वही तो है जो बी चल रहा है ए के रिस्पेक्ट में। ये क्या है, ये वेलोसिटी का बी रिस्पेक्ट ही तो है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का क्या मतलब, इसके पास एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा, इनके रिजल्टेंट ये आ रहा होगा। तो मैंने क्या करा, इसका जो स्टेट है कंपोनेंट है, मैंने इसको ब्रेक कर लिया वीएक्स और वीवाई में, और अगेन से मैंने वीएक्स वीवाई पर टेन थीटा लगा दिया, क्योंकि आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहा है थीटा और थीटा। तो मैंने टेन थीटा एक बार ट्रायंगल से निकाला, जो कि पैरामीटर्स गिवन थे, हाइट और डिस्टेंस, बेस डिस्टेंस और हाइट। और फिर वो थीटा, वहां से थीटा निकाल के हमने अपने वेरिएबल पे डाल दिया, जो वेरिएबल क्या था, वी, यू और उसकी वेलोसिटीज। तो वहां से मैंने निकाल के यू की वैल्यू निकाल ली। अब सिंपली आई को आपको सवाल दे देता हूँ, और आई थिंक लेक्चर का टाइम हो गया, अच्छा खासा हो गया है, 10-20 मिनट हो जाएगा अभी। तो मैं क्या करता हूँ, आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ। आप एक क्वेश्चन एक बार, क्योंकि पूरा बेस्ड इसी पे है, आप उस क्वेश्चन के बाद अच्छे से ट्राई करिए। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर इसमें इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। पढ़ाई क्वेश्चन बढ़िया है, कोशिश करिए कि एटलीस्ट एक बार उसको ट्राई दे, नहीं होना होना तो डिपेंडेंट है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा सब कुछ। तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स के लिए सब्जेक्टिव में। पहले जेई मेंस एडवांस जो आपका आईआईटी ली थी, वो सब्जेक्टिव पेपर थे, अभी मतलब ऑब्जेक्टिव आने के पहले सब्जेक्टिव आता था, सब्जेक्टिव पेपर था उस टाइम पे। सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर, मतलब कि जैसे बोर्ड से हम लोग पेपर लिखते हैं वैसे पेपर लिखना पड़ता था, वहां पे क्वेश्चंस आते थे। और उस टाइम में क्वेश्चंस वाकई में अगर आप देखेंगे ना, टफेस्ट क्वेश्चंस आते थे। कोई भी चैप्टर उठा के देखिए, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन उसी टाइप ही आए हैं। अभी क्या होता है, उन्हीं क्वेश्चंस को, जैसे भी ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका कुछ पार्ट कट पेस्ट करके, मॉडिफाई करके कोई मेंस का क्वेश्चन बना दिया, कोई एडवांस क्वेश्चन बना दिया। बेसिकली जनरली यही हो रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन में यही मिलेगा आपको, कि कहीं ना कहीं ये प्रीवियस क्वेश्चन कहीं लाइक डिराइव्ड चीजें है ना, कुछ ऐसा नया नहीं, नया पहले टाइम पे था ज्यादा। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे एक बेस है और इनके बीच कोई दो बॉल है, ग्राउंड टू ग्राउंड बॉल है, ए और ई, दो बॉल है, इनके बीच की दूरी 100 मीटर थी, ठीक है।
इनके बीच की दूरी 100 मीटर की। और यहाँ पे भी सेम चीज है कि वही बात मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना, उसी तरीके से ये भी है। यहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड है, तो हाइट आपके पास पहले से नहीं है, यू वेलोसिटी है और एंगल 53 डिग्री। और दूसरा है यहाँ से, जिसके पास वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, वही पिछले जैसा ही 37 डिग्री पे एंगल है, तो प्रोजेक्टाइल है। और यहाँ पे आपको वही सेम चीजें पूछी गई है कि फाइंड वेलोसिटी u such that collision must be occur. collision must be occur. यहाँ पे आपको बस एक चीज थोड़ा सा अलग से सोचनी पड़ेगी। अगर आप कहें हिंट दे देता हूँ, एक बार मैं सोच लेता हूँ कि हिंट देना चाहिए या नहीं। अगर नहीं, आप एक खुद से सोच सकते हैं। बस आपको मेरा पॉइंट याद रखना है, मैंने बोला था कि एक प्रोजेक्टाइल दूसरे के लिए स्ट्रेट लाइन है हमेशा। अब वो स्ट्रेट लाइन, वहां पे हाइट वेरिएंस था, जो मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में कराया था, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। उसमें हाइट भी वेरी कर रही थी, हाइट ग्राउंड सेम लेवल पे नहीं था। तो जो स्ट्रेट लाइन बन रहा था वो बी से ए बन रहा था। अभी भी चीजें ऐसी होंगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड टू ग्राउंड है, तो आपको स्ट्रेट लाइन जो किसी एंगल पे मिल रही थी, एंगल पे ना मिले, क्योंकि यहाँ पे हाइट थी, यहाँ पे हाइट नहीं है। तो उसको हाइट आपको हॉरिजॉन्टल मिल जाए, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, कुछ एक्सिस आ गया, तो हो सके कोलिजन ना करे। एक्चुअली में कोलिजन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल ही वो एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, कोलिजन इसीलिए होगा। तो अगर आपके पास ये सोच पाए तो अच्छी बात है। बाकी अभी इस क्वेश्चन में बहुत कुछ करना है, तो आप उसको निकालिए, सॉल्व करिए। सेम चीजें, स्ट्रेट लाइन निकालिए। स्ट्रेट लाइन होने के लिए कंडीशन लगाइए, क्या कंडीशन ऐसी हो कि इसके कारण स्ट्रेट लाइन बन जाए और ये कोलाइड कर जाए। वो सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं, तो आप इसको सॉल्व करिए किसी भी तरीके से। मैं आपको इफिशियंट मेथड से सॉल्व कराऊंगा, फिर जो पहले बेसिक से कराऊंगा तो कोई इफिशियंट मेथड भी बताऊंगा कि आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे सोच पाते हैं कि कैसे इसको कोलिजन करवाना है। अगर आप इसके कोलिजन को सॉल्व कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट ये भी सॉल्व कर लीजिएगा कि कहाँ कोलाइड करेंगे। तो दो क्वेश्चन दे देता हूँ। फर्स्ट, फाइंड सेकेंड, फाइंड कोऑर्डिनेट्स वेयर वे कोलाइड। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए कुछ नहीं, वही पहले का आपने निकाले, कोलाइड करने के लिए यू क्या होना चाहिए, यू निकाल लिया आपने। अब दो चीजों का यू पता है आपको, ठीक है, आपको ये भी पता है कोलाइड करने वाले हैं। आप टाइम निकाल सकते हैं कि टाइम में कब कोलाइड करेगा। और अगर आप टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम निकालने के बाद आप टाइम तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है। आप ए पे उतना टाइम अप्लाई कर दीजिए, यू एक्स वाई निकाल लीजिए, या फिर बी पे उतना टाइम अप्लाई करके एक्स वाई निकाल लीजिए। जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो आपका कोलिजन हो जाएगा। तो इसके लिए एक चीज और देनी पड़ेगी मुझे, कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स है, इसके रेफरेंस क्या है। ये मेरे पास वाई है और ये मेरे पास एक्स है, क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगा तो ये ओरिजिन हो जाएगा। अगर मैं इसको ओरिजिन नहीं बताऊंगा तो आप सभी का कोऑर्डिनेट अलग अलग आएगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आप ओरिजिन कहाँ मान रहे हैं। आप ओरिजिन बी पे मान रहे हैं, आप ओरिजिन ए पे मान रहे हैं, आप ओरिजिन इनके मिड पॉइंट पे मान रहे हैं, तो डिपेंडेंट है। बट अभी सबका आंसर सेम सेम आना चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन थे, इनको सॉल्व करिए अच्छे से। और बस आज के इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।